इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्लास 10 फिजिक्स 824 IM यूपी बोर्ड में ये हमारा अगला सेट है, सेट नंबर 4, जिसका बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने मैं लिख दिया हूं। आइए बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग से वापस आ जाता है। अपने ही मार्ग से क्या होता है? वापस आ जाता है। वह किरण मुख्य अक्ष को प्रतिच्छेदन या परिच्छेदन करती है। कहने का मतलब है कि कोई किरण जिस मार्ग से चलकर जाता है, दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस आता है, बताइए वह बिंदु मुख्य अक्ष पे कौन सा होगा? जैसे आपको फिगर से अगर मैं समझाऊं तो ध्यान दीजिएगा, ये अवतल दर्पण की बात किया हुआ है। अवतल दर्पण देखिए यहां लिखा हुआ अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की अगर हम बात करें, ये रहा हमारा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में एक मुख्य बिंदु वह होता है वक्रता केंद्र, जहां से अगर प्रकाश आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस भी जाता है। ओके, तो वह बिंदु कौन सा होगा? वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र होगा, यानी इसका ऑप्शन जो होगा वह कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र पर। यही वह बिंदु है जहां से प्रकाश अपने मार्ग से वापस परावर्तित होकर लौट आती है। अगला प्रश्न, एक लेंस वस्तु के विशेष के लिए आभासी और सीधा, ध्यान दीजिएगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब, और वो प्रतिबिंब आवर्धित यानी बड़ा किरण बनाता है। लेंस क्या होगा? देखिए, उत्तल और अवतल दोनों लेंस में अगर देखें तो जो हमारा उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है, जो बात समझिएगा, एक लेंस ऐसा है जो किसी भी वस्तु के लिए जो होता है आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। हमारे पास दो लेंस यहाँ लिखा है, अवतल और उत्तल। समतल अवतल नहीं होगा, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि इसमें से यही दोनों में से कोई एक होगा, उत्तल होगा कि अवतल होगा। इसको देखिए, अगर मैं उत्तल लेंस की बात करूं, उत्तल लेंस के लिए ये रहा हमारा उत्तल लेंस। अगर इसके पास कोई भी प्रकाश रख दे हम, जैसे मान लीजिए यहाँ रख दे, तो यहाँ रखने पे इसके जो है F1 में रखा हूं, तो ये F1 में ही बनाएगा। और वहां लिखा हुआ है कि किसी विशेष स्थिति के लिए आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो अगर मैं वस्तु को फोकस और ध्रुव दोनों के बीच में अगर रखता हूं, तो इसका प्रतिबिंब जो होता है, एक अगर समांतर किरणें जाएंगी तो ये इसके फोकस से होकर जाएगी, एक इसके प्रकाशिक केंद्र से जाए, जिसको कहा ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि दर्पण का जो होता है प्रकाशिक केंद्र होता है, यहां से प्रकाश जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। तो अगर इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो यही एक स्थिति है जहां पे इसका क्या होता है? सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी सीधा भी है और क्या है? बड़ा भी है। तो वह लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा, क्योंकि अवतल में ऐसी स्थिति पाई नहीं जाती। अवतल में जो प्रतिबिंब बनता है वह छोटा ही बनता है। सीधा तो होता है, सीधा होता है, लेकिन वह छोटा होता है। हमें क्या चाहिए? किसी विशेष स्थिति में आभासी बने, सीधा बने और बड़ा बने। ये केस फंसा दिया था, आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब। तो बड़ा प्रतिबिंब के लिए हमारा कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो हमारा मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र के जो नेत्र लेंस की समंजस क्षमता आपने पढ़ा होगा। मानव नेत्र में अगर हम बात करें तो उसकी जो है, जो ये नेत्रिका लेंस होती है, जो नेत्र लेंस होता है, आंख का लेंस जो होता है, वह दो ऐसे मांसपेशियों में टिका होता है। ये मांसपेशियां इस लेंस को खींचकर या दबाव डालकर इसके लेंस में परिवर्तन लाती है। इससे इसकी फोकस दूरी एडजस्ट करती है, यानी कि इसकी फोकस दूरी को बनाए रखती है। इन मांसपेशियों को हम लोग क्या नाम देते हैं? सीलियरी मांसपेशी, यानी यह वह मांसपेशी है जिसको इंग्लिश में सिलियरी मसल कहा जाता है। इसको पक्षमावी मांसपेशियां भी बोली जाती है। यही मांसपेशियां हैं जो इसकी फोकस को क्या करती हैं? एडजस्ट करती है, ज्यादा कम करती है। तो इसका ऑप्शन सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी जाएगा। पुतली होगा नहीं, पुतली से तो प्रकाश अंदर जाता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? पक्षमावी मांसपेशियां, इसको सिलियरी मांसपेशियां भी कहते हैं। तो यहाँ के 3 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं अगला प्रश्न। अगला बोला है कि स्वच्छ आकाश के नीले रंग, जो हमारा आसमान नीला दिखता है, वह किस घटना के कारण दिखता है? वो बताइए, वह प्रकाशीय घटना कौन सी है?
वह प्रकाशित घटना कौन सी है? तो ऑप्शन मैंने इसके पहले भी एक शॉर्ट में आया था, सेट नंबर 2 या 3 में आया था। इसका ऑप्शन हमने बताया था प्रकीर्णन हो, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। प्रकाश जब वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों से टकराकर ये बिखरता है तो जो छोटे तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश होते हैं वो पूरे आसमान में फैल जाते हैं बैंगनी कलर, तो जिससे आसमान जो होता है नीला यानी कि आसमानी दिखता है। ओके ओके, अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट और 220 वोल्ट अंकित है। कोई बल्ब है, उस पर ये लिखा हुआ है, लिख किया है। तो बताइए इसका जो फिलामेंट होगा उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो आपको बता दें ये हमारा पावर है, शक्ति, और ये हमारा वोल्टेज है, और हमसे क्या पूछा है? आर के बारे में। तो पी, वी और आर में कोई संबंध पड़ा है? हाँ सर, पी बराबर होता है वी स्क्वायर बटे आर, ये फॉर्मूला होता है। वोल्टेज का मान हमको दे रखा है 220 का वर्ग हो जाएगा। आर हमें निकालना है, छोड़ दीजिए। पी का मान हमें दिया है, तो हम लोग करते हैं, पहले इसको यहां नीचे लिखता हूं। आर निकालना है, इसको यहां पे, तो इसको इधर कर दो। तो आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बटे पी। अब वी का मान है 220 का वर्ग और पी का मान है 440। हल करिए, 220 गुणे 220, भाई वर्ग है तो दो बार लिखाएगा, और बटे में 440। 220 का वर्ग है तो दो बार लिखाएगा, और बटे में 440। 0 से 0 कट गया, 22 एकम 22, 22 दूना 44, फिर 2 के पहाड़ा से इसको काट दो, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 0 0, 110 ओम आएगा। 110 ओम आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही। देखिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग जो है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 और 7वां, ये दोनों देखेंगे। एमसीक्यू का यही तो लास्ट इसका। तो छठवां क्वेश्चन यहाँ पे मिलान का दिया हुआ है, कहा है कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयव यहाँ दे रखे हैं, उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, इनको मिलाइए और बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे पहले आपको तो ये पता है कि ये अमीटर का निशान, अमीटर, तो ये इससे मैच कर जाएगा। यह एक सेल का निशान है, विद्युत सेल, ये इससे मैच कर जाएगा। यहाँ जो दिखाया है ये बताता है कि एक तार इसके ऊपर से गई हुई, यानी ये तार के क्रॉसिंग का निशान है, ये चला गया तार क्रॉसिंग पे। और जो पहला बचा, नो डाउट, ये परिवर्तित प्रतिरोध को दिखाता है। ये सारे चित्रों का नाम यहाँ पे मिला दिया। तो पहला गया तीसरे पे, पहला तीसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा, यानी ये ऑप्शन तो गलत है, इन तीनों में से कोई होगा। पहला तीसरे से, दूसरा चौथे से, दूसरा चौथे से, तीसरा दूसरे से, तीसरा दूसरे से, और चौथे का पहला, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। विराम देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, किसी धारावाही परिणिका को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, सबसे पहले अगर हमारे पास कोई धारावाही परिणिका है, ये स्प्रिंग नुमा आकृति, जब तार के एंड फेरे किसी बेलन पर लपेटकर हम एक कॉइल तैयार करते हैं, तो इसी को हम लोग, इस आकृति को ही परिणिका कहते हैं। कुछ इस तरह से इसमें करंट जा रही है, तो अगर कोई परिणिका होती है तो यह एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो जैसे चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, ठीक उसी प्रकार से यह जो धारावाही परिणिका है, यह भी क्या होगा? उसी तरह से बिहेव करेगा, यानी उसी तरह से उत्तर दक्षिण दिशा में अपने आप को क्या करेगा? स्थिर करेगा, यानी ऑप्शन आपका उत्तर दक्षिण होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग जो है इसके लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए।